हेलो गुड मॉर्निंग भाइयों, आप सब कैसे हैं। और मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि जो पुलिस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें आधी शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं। लगभग आधे बच्चों के पेपर निपट चुके हैं और आधे बच्चों के पेपर अभी होना बाकी। तो जिस हिसाब से पेपर बने हैं उस हिसाब से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आने की बहुत संभावना है आगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग यहाँ से प्रश्न देखिएगा। आपको यहाँ से कम प्रश्न, आपको यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यूपी कांस्टेबल के संभावित प्रश्नों को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए और इसका जवाब दीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि हर्यक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो ऑप्शन पढ़िए। बिंबिसार लिखा हुआ है, अजातशत्रु, उदयन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को भी पता होगा कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार की बात करें तो इसके शासनकाल जो है 544 ईस्वी से 544 बीसी, सॉरी बीसी से 544 बीसी से 442 बीसी तक था। ठीक है, 442 बीसी तक था। अब बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 1 ईस्वी से पहले जो इस बीस चलती थी उसे बीसी बोलते थे और ये हमेशा आगे से पीछे की ओर चलती थी। ठीक है, अब जो बिंबिसार था ना, इसे जो है इसे भगवान बुद्ध का समकालीन भी माना जाता है। भगवान बुद्ध का समकालीन इसे माना जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा शासक जो था हर्यक वंश का, जिसे बुद्ध का समकालीन माना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार की बात करें तो इसका पुत्र जो था, इसका पुत्र जो है वो अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र जो है वो उदयन था। ठीक है, तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र कौन सा? उदयन था। ठीक है, उदयन था। अच्छा, अब यहाँ से क्लियर हो गया ना आपको कि हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंबिसार। ठीक है, चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, भारत में ग्रामीण व कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋण प्रदान करती है। इसका ऑप्शन देखिए क्या लिखा, विश्व बैंक या डब्ल्यूटीओ, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर नाबार्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताइए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जो है टाइप करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो एक्ट था 1981 का। ठीक है, एक्ट 1981 का था, लेकिन स्थापना इसकी की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछता है आप लोग बड़ी सावधानी से इसका जवाब दीजिएगा। स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है और एक्ट कौन सा है? तो 1981 का है। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो क्या क्या सीखा कि जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है और जो भी गांव वाले रूरल वाले एरियाज़ हैं, इनमें जो इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए कौन सी बैंक जो है बैंकों को लोन देती है। तो वो क्या बताओगे? नाबार्ड। अब ये नाबार्ड जो है कभी भी डायरेक्ट किसानों को लोन नहीं देती है। ठीक है, ये बैंकों को लोन देती है और बैंक जो है वो किसानों को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। विश्व बैंक जो है पूरे विश्व के देशों को जो भी डेवलप करना चाहता है उसको लोन देती है। डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन है, इससे कोई मतलब है नहीं, ये लोन वोन देता नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए राजधानियों से बहुत ही प्रश्न बन रहे हैं, तो राजधानियाँ बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूस की राजधानी क्या है। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 कुआलालंपुर हो जाएगी, न्यू संतारा या फिर अस्थाना या फिर मास्को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्को, क्योंकि बहुत सारी राजधानियाँ पूछी जा चुकी हैं लेकिन मास्को जो है अभी नहीं पूछी गई, तो हमने सोचा ये शायद बन सकती है, तो इसको यहाँ पे प्रश्न में उठा लिया गया है। ठीक है, अच्छा रूस की बात करें तो रूस आपको पता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा देश है और ये 2 महाद्वीपों में आता है। पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला एशिया में आता है और दूसरे की बात करें तो यूरोप में आता है। एशिया वाला जो है ये विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा और यूरोप में भी, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है तब भी क्या बताओगे? तब भी यूरोप है। इन दोनों को यानी कि एशिया से यूरोप को रूस को ही 2 भागों में बांट देता है। उसका नाम क्या हो जाएगा लालू? उसका नाम हो जाएगा यूराल पर्वत। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा यूराल पर्वत। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा यूराल पर्वत। ठीक है, कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? तो सीधे से बता दो कि मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। ठीक है, इसके बाद न्यू संतारा किसकी राजधानी? तो न्यू संतारा इंडोनेशिया की राजधानी है। ये भी पूछने की बहुत संभावना है और ये अभी राजधानी बनी नहीं है दोस्तों, इसको घोषित कर दिया गया लेकिन अभी वही है। ठीक है, इस कहाँ राजधानी होगी तो बताओ? एक बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, वहाँ पर इसकी राजधानी को क्या किया गया? सेटलमेंट
इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अस्थाना की बात करें तो अस्थाना जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी है, और कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी कि ऐसा देश जो चारों ओर सिर्फ जो है वो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें मास्को की, तो मास्को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ राजधानियां हमने ली हैं और वो राजधानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, जैसे मलेशिया की राजधानी मैंने आपको बता दी, क्या है, तो कुआलालंपुर। इंडोनेशिया की बता दी गई, क्या है, तो इंडोनेशिया की अभी मैंने बताया कि क्या है, न्यू संतारा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना होगी। ब्राज़ील की राजधानी होगी ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी होगी ब्राज़ीलिया, लेकिन इनकी मुद्राएं भी बहुत पूछी जा रही हैं। तो जैसे मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है, और इसकी मुद्रा अभी जस्ट पीछे वाले एग्जाम में पूछी गई, तो इसकी मुद्रा है रिंगिट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है रिंगिट। इंडोनेशिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा अभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन राजधानी इसकी पूछी जा चुकी है। ठीक है, अच्छा, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी जो है अस्थाना है, और इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है तेंगे। ठीक है, अब वो गाना मत सोच लेना, टेंगे टेंगे। ठीक है, तेंगे इसकी मुद्रा है। ब्राज़ील जो है इसकी मुद्रा क्या है, इसकी तो मुद्रा है रियाल। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, रियाल है, और राजधानी इसकी क्या है, तो इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है रियाल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो बताओगे, काबुल इसकी राजधानी है, काबुल इसकी राजधानी है, और मुद्रा इसकी है अफगानी रुपया। इसके बाद म्यांमार की बात करते हैं, तो म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी, तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नेपीताओ। नेपीताओ इसकी राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है क्यात। नेपाल की बात, सीधी सी बात करें, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, तो ये प्रमुख राजधानियाँ जो हैं इनको आप लोग याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है, सार्क संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, ढाका, या फिर काठमांडू। यहाँ इलाहाबाद नहीं, इस्लामाबाद हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो सार्क संगठन क्या करता है, तो सार्क संगठन जो है ये जो है दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय जो है वो बांग्लादेश के ढाका में था, लेकिन अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, और अभी पिछले दिन यानी कल वाली शिफ्ट में प्रश्न बना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न कब पूछ ले आप लोग बता नहीं सकते हो, इसीलिए प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से करते जाना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन नहीं थे। ठीक है, तो भारत रत्न जो होता है उसकी बात करें तो भारत रत्न भारत का सबसे उच्च सम्मान माना जाता है, सबसे ऊंचा सम्मान है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है सन 1954 में की गई थी। 1954 में इसकी शुरुआत की जाती है, और 1954 में जब शुरुआत की जाती तभी 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उनमें कौन कौन शामिल हो जाएंगे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बाकी ये 3 लोगों को उसी वर्ष दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और प्रश्नों को साझा किया जाए, जैसे कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो बताओगे खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, और पहली बार किसी पाकिस्तानी व्यक्ति को ये सम्मान दिया गया था। इनको कब दिया गया था, तो बताओगे 1987 वो ईयर था जब इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, लाल कुर्ती आंदोलन वगैरह जो है ये चलाए थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने भी पार्टिसिपेट उसमें किया था। दूसरे कौन से व्यक्ति हो जाएंगे, तो दूसरा हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का नाम सबने सुना होगा। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे, और इनको जो है 1990 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए, तो पहले वाले पाकिस्तान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के हैं, और जो भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं उनका नाम है नेल्सन मंडेला, और ये अफ्रीका से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे प्रश्न में अभी जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों में पूछ लिया गया दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुगल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो अगर दिल्ली सल्तनत का पूछा जा सकता है तो मुगल वंश का भी पूछा ही जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर या बाबर। तो देखिए
बाबर जो है सबसे पहले भारत में आया था, तो बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर जो है वो 1526 में भारत आया था। 1526 से लेके 1530 तक ये भारत में शासन करेगा और ये मुगल वंश की स्थापना का श्रेय इसे ही जाता है। ठीक है। अगर बाबर के बाद की बात की जाए तो बाबर के एक बेटा था हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं जो है वो 1530 से लेके 1530 से लेके 1540 तक ये शासन करता है। लेकिन 1540 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शेर खां। ठीक है, जिसका नाम था शेर खां, और इसने शेरशाह, इसे ही शेरशाह सूरी कहा जाता है, और इसने सूरी वंश की स्थापना की थी। अब ये 1540 से लेके 1555 तक भारत में शासन करेगा। ठीक है, 1555 तक भारत में शासन करेगा। लेकिन इसके बाद फिर से शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं आएगा 1555 से 1556 तक, और ये लास्ट बार शासन करेगा। ठीक है, और 1556 में ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के। और उसके बाद हुमायूं के बाद जहांगीर जो है इसका बेटा जो है वो शासन करेगा। जहांगीर के बाद जो है अकबर आएगा, और अकबर के बाद तुमको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, जिसमें प्रमुख युद्धों की अगर बात की तो पानीपत का युद्ध जो है हो जाएगा, खानवा का युद्ध हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। ये सब के सब क्रम से याद करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करें तो पानीपत का युद्ध 1526 में होगा। ठीक है, दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में होगा, और तीसरा जो है चंदेरी का युद्ध होगा 1528 में। ठीक है, ये वही चंदेरी है जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। ठीक है, तो 1526, 1527 और 1528 याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जैसे प्रश्न अभी पूछा गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, वैसे ही प्रश्न आगे बन सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मैं पहले आपको एक डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले ईयर आता है 1858 का। ठीक है, ईयर 1858 का आता है, और ईयर 1858 में एक घटना घटित होती है कि यहाँ पर, यानी कि बनारस में एक एनी बेसेंट नाम की एक लेडी आती हैं, और उन्होंने सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी। सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी, और इसी का नाम सन 1916 में डॉक्टर मदन मोहन मालवीय के द्वारा बदल दिया गया, और इसका नाम रख दिया गया BHU, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो अगर सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर पूछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1916 में। ठीक है, तो ये संयुक्त रूप से अगर प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, तो ये भी बता दीजिएगा। अब सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी तो 1898, और अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसका नाम BHU है, ठीक है, उसका 1916 में स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी कल प्रश्न पूछा गया कि संस्कृत जो है, संस्कृत की प्रसिद्धि के लिए कौन सी नगरी जानी जाती है, तो वो हो जाएगा वाराणसी, उसका करेक्ट आंसर था। क्योंकि आपको पता है काशी विद्यापीठ, संस्कृत हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, संस्कृत संग्रहालय भी, ये सारे के सारे वाराणसी या बनारस में ही स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। देखो, दिवस वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन ही रहे हैं। ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ही संभावना, और एक पेपर में 3 प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं दिवसों से। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण दिवसों को शामिल किया गया है। तो जैसे प्रश्न लिखा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी और 28 फरवरी। तो 25 जनवरी को देखो मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि 25 जनवरी को पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 9 जनवरी की बात करें तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, और ये हर 2 वर्षों में अब एक बार मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को आपको पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1930 ईस्वी को जो CV रमन थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण दिवस की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं इतने ही आ जाएँ। तो महत्वपूर्ण दिवसों को यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है। ठीक है, तो आपको मैं सीधा सा बता रहा हूँ, 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है, तो बताओगे मौसम दिवस होता है। 29 मार्च को कौन सा होता है, 29 मार्च को यहाँ पे गलत हो गया है, 29 मार्च यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जल दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च होना चाहिए। ठीक है,
तो 22 मार्च यहाँ पे कर लीजिएगा, 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस होता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। अब 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 1 मई आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अगर 31 मई की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और यहाँ पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तंबाकू को प्रोत्साहन किया जाए, तंबाकू को बैन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। अभी हिमालय की चोटियों से सवाल बने हैं तो उसी का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी पूछा है। इसका मतलब जो है हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की जो लंबाई है पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो है वो 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर सबसे इस तरफ वाली यानी कि सबसे पूर्वी चोटी पूछ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा नामचा बरवा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इतना समझ लीजिए कि पूर्व जो है वो पाकिस्तान से शुरू होगा और इस ख़त्म कहाँ से होगा, तो बताओगे भारत के अरुणाचल प्रदेश से। तो जो अरुणाचल प्रदेश में चोटी होगी उसी का नाम होगा। तो नामचा बरवा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नामचा बरवा। कंचनजंगा की बात की जाए तो ये सिक्किम में स्थित है और ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत की बात मैंने कर ली है, जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान वाले इलाके में है। अब नामचा बरवा की बात कर दी है यहाँ पे कि ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है और यही सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की। माउंट केटू की बात किया तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 86 मीटर है। कितनी है, 86 मीटर है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखो प्रश्न ये है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट केटू है, लेकिन भारत में स्थित सबसे छोटी ऊंची की बात की जाए तो कौन सी, कंचनजंगा। इसकी जो हाइट है वो 85-86 है और जबकि माउंट केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन की 86 मीटर है। चलिए कुछ और चोटियाँ दी हैं उनकी बात हम लोग कर देते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की है तो मैंने भी बताया जब भारत की आ जाए तो भारत की का मतलब होता है पूरे भारत में, और पूरे भारत का मतलब आपको पता है कि जो पाकिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान ने हम पे कब्जा कर रखा है और हम उसकी चोटी को अपनी चोटी मानते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। उसका नाम हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन और इसकी जो ऊंचाई है वो 86 मीटर है, ठीक है। और इसको हम लोग अपना ही मानते हैं, इसलिए ये जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न सेपरेट पूछ लेता है कि भारत में स्थित बताओ, यानी कि जो पूर्ण रूप से भारत में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा की खासियत ये है कि कंचनजंगा जो है भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर है। धरोहर को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है और इसको 1977 में जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया था। भारत में और कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो मिश्रित हो, यानी कंचनजंगा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और कंचनजंगा एक चोटी भी है, ठीक है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो कंचनजंगा हो जाएगी। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात की जाए तो प्राचीनतम में से अरावली पर्वत का नाम आता है, ठीक है। और अरावली पर्वत जो है वो भारत के कितने राज्यों में स्थित है, ठीक है, कितने राज्यों में स्थित है, तो इसका नाम बता दो कि सीधा गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। तो राज्यों की दृष्टि से 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से 1। तो ये गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन जो होता है वो इसी अरावली पर्वत के रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। आगे लिखा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम आप सबको पता होगा कौन सी, माउंट एवरेस्ट है। 8,849 इसकी 8,849 मीटर, 8,849 मीटर इसकी हाइट है और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर पूरे विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट 1952 में इसका नाम पड़ा और इससे पहले जो है नेपाल में एक्चुअली में ये है, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लेकिन तिब्बत में भी इसका कुछ भाग है, तो तिब्बत वाले इसे क्या कहते हैं, चेमे लुंगमा कहते हैं, ठीक है। चेमे लुंगमा के नाम से इसे नेपाल में चीन में या फिर तिब्बत में इसे जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और की, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में से अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी नहीं निकलती, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं वाले प्रश्न को आप लोग जल्दी से नहीं में मार्क कर लिया करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है कि नहीं वाले को छोड़ देते हैं और है वाला लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लिया, अरे यही सही है, सब ठीक हो गया। देखिए सोन नदी,
नर्मदा नदी या फिर माही नदी। सोन, नर्मदा, माही ये तीनों के तीनों कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती हैं, जबकि कृष्णा जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर का मतलब ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाबलेश्वर ये वहाँ से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सोनम। ठीक है, सोनम से याद रखना है कि ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलेंगी? तो अमरकंटक से निकलेंगी। सबसे पहले सोनम से सोन नदी, एन से नर्मदा नदी और एम से माही नदी। ठीक है, इन दोनों नदियों की बात की है तो ये दोनों सोन नदी और माही नदी ये बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन नर्मदा जो है ये किधर बहती है? तो ये बहती पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये भी याद रखना है आपको। और गिरती कहाँ है जाके नर्मदा? तो नर्मदा गिरती अरब सागर में, जबकि ये सारी की सारी जो है किसी न किसी नदी की ट्रिब्यूटरी हो जाती है। जैसे सोन नदी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, और जो माही नदी है, ठीक है, माही नदी ये भी कहाँ जाती है? तो ये भी जो नदी महानदी या फिर इसमें इसकी सहायक नदियों में मिल जाती है जाके। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्नों में कौन सा प्रश्न लगा हुआ है। अब देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल प्रश्न पूछा गया तो विश्व में सर्वाधिक जो है वो ज्वारीय ऊर्जा वाला कौन सा देश है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी था। ठीक है, तो वैसे ही प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की बात की जाए तो जापान ऐसा देश है जहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, जापान सर्वाधिक भूकंपों वाला देश है। जापान की बात की जाए तो जापान में मान लो कि टोटल 100% भूमि है जापान में, तो जापान के 100% भूमि में मात्र 14% भूमि जो है कृषि योग्य भूमि है। बाकी इसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि 2 परमाणु हमले होने के बावजूद भी इतनी तेज विकसित होने वाला और कोई देश नहीं है। ठीक है, इस देश के बारे में बात की जाए तो इसे पूरी दुनिया में योद्धाओं का देश भी कहा जाता है। हिरोशिमा जो है वो यहीं पर स्थित है जहाँ पे परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था। तो हिरोशिमा जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है? तो हिरोशिमा जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यही होन्शु है। जबकि नागासाकी की बात की जाए तो ये सबसे दक्षिणतम यानी कि क्योसो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और नागासाकी और हिरोशिमा डे भी मनाए जाते हैं। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अच्छा, दूसरी बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो पूरी दुनिया में सूर्य सबसे पहले यहीं पर निकलता है, यानी कि जापान में निकलता है। जापान की राजधानी अभी पूछी गई थी कि जापान की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगी। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। ये प्रश्न अभी जल्दी में कौन सी शिफ्ट थी? 25 की सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। आप लोग उठाइए पेपर और देखिए जल्दी से, 25 की सेकेंड शिफ्ट में येन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट की। तो यहाँ पे देखो मैंने फैक्टों को सारे शामिल कर लिया है। जैसे जापान में कुल भूमि का केवल 14% कृषि योग्य है, जबकि पूरी दुनिया में सूर्य सबसे पहले यहीं निकलता है। जापान को योद्धाओं या सूरमाओं का देश भी कहा जाता है। हिरोशिमा जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी क्योसो द्वीप पर स्थित है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ एक और महत्वपूर्ण देश से जहाँ से अभी प्रश्न नहीं बने लेकिन संभावना है कि वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर हो जाएगी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तब भी बताओ कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी वाला इलाका है यहाँ जो है बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं, यहाँ पे बारिश होती नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। रेवेरीना जो है यहाँ का एक मैदान होता है जहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। जैसे रेवेरीना, याद रखना रेवेरीना बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य हो जाएगा। मर्रे एवं डार्लिंग नदियाँ जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं? तो यहीं की नदियाँ हैं। मर्रे नदी है और ये किसकी सहायक नदी है? डार्लिंग की सहायक नदी है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो यहीं पर स्थित है, यानी कि जापान में स्थित है। और ये विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे समांतर फैली हुई है। समांतर का मतलब होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया फैला वैसे ये पूरे समान रूप से फैली हुई है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो 1900 किलोमीटर इस ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई है और इसे 1980 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो कार्ले और गुडली की खाने बहुत ही प्रसिद्ध हैं जहाँ से सोना निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और प्रश्न हैं क्या। तो इतने ही प्रश्नों को आज शामिल किया गया था। दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आए हैं, प्रश्न अगर अच्छे लगे हैं,
ठीक है। तो इनको याद करिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।